नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, कोई 2 साल पुरानी है, लेकिन आपका इस अपराध के बारे में जानना ज़रूरी है। आज का प्रदेश है राजस्थान, जिला है उदयपुर, और उदयपुर के जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मजावत गांव के जंगल उबेश्वर में, जो गोंगुदा थाना क्षेत्र में लगता है, वहां से 18 नवंबर 2022 को एक व्यक्ति ने फ़ोन किया थाना गोंगुदा के थाना प्रभारी को कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ जंगल में 2 लोगों की लाश पड़ी है, एक युवक है, एक युवती है। दूसरी बात उसने बताई कि दोनों के शरीर चिपके हुए हैं और दोनों ही बिल्कुल नग्न हैं। उनका कपड़ा दोनों का, महिला का भी और पुरुष का, वो वहाँ से 10 कदम की दूरी पर एक झाड़ी के नीचे सलीके से उतार कर रखा गया है। ये डबल मर्डर की बात सुनकर थाना प्रभारी एकदम परेशान हो गए और वो उन्होंने फ़ौरन वहाँ कांस्टेबल विजेश कुमार और भवानी सिंह को मौके पर भेजा कि जाकर देखो कि ये जो बात फ़ोन पर बताई जा रही है ये कैसी है। बहरहाल विजय कुमार और भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। शवों को देखकर वो हैरान हो गए। दोनों शव एक दूसरे से चिपके हुए थे, ऐसे चिपके हुए थे कि उनके बीच जैसे उन्हें चिपकाया गया हो। गांव वालों की भीड़ थी, गांव वालों की मदद से उसको अलग करने की कोशिश की गई तो उनकी चमड़ी उधड़ने लगी और कई जगह पर चमड़ी के उधड़ने के संकेत भी मिल रहे थे। दोनों सिपाही हतप्रभ रह गए और उन्होंने तुरंत अपने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। डबल मर्डर की बात सुनकर एएसपी कुंदन कुआरिया और थानाधिकारी योगेंद्र व्यास अपने साथ एफएसएल की टीम लेकर मौके पर पहुंचे। मौके पर जो दिखाई पड़ा उससे ये नहीं लगा कि दोनों को नग्न करके आपस में चिपकाया गया है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों संबंध बना रहे थे। इसी बीच उनके बीच में कोई पदार्थ ऐसा डाला गया जिससे उनके शरीर चिपक गए। उसके बाद वो दोनों चिपके चिपके हुए ही, महिला और पुरुष चिपके चिपके हुए ही अपने ऊपर होने वाले वार से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर पर कई घाव थे, गहरे घाव थे, सिर कुचला गया था और मेल की यानी पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स काट लिए गए थे, फीमेल यानी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को कुचला गया था। लेकिन सीने से और कमर तक दोनों ही एक दूसरे से बुरी तरह से चिपके हुए थे। उन दोनों शवों को ऐसा लगता है जलाने का भी प्रयास किया गया था। खैर, गहनता से जांच करने के लिए एफएसएल की पूरी टीम ने वहां पर फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, फुटप्रिंट और जो भी वहां पर सामान मिल रहे थे उनसे कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की। शरीर पर जो घाव थे उससे लग रहा था कि पत्थर और चाकू दोनों का प्रयोग किया गया है। आसपास के इलाकों में पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन इलाके के लोग बहुत दहशत में थे क्योंकि इस तरह की हत्या या इस तरह की अनोखी हत्या इसके पहले उस गांव के आसपास नहीं मिली थी। शव के पास ही 5-7 कदम की दूरी पर ही युवक और युवती दोनों का मोबाइल फ़ोन मिला और दोनों के कपड़े उतार के, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उतारा गया हो, फाड़ा गया हो, फिर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया हो, फिर उनके शरीर को चिपकाया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सामान्य रूप से उतारे हुए कपड़े और सामान्य रूप से ही रखा हुआ मोबाइल। खैर, पुलिस ने दोनों मोबाइल को चेक किया। मोबाइल से उन दोनों की पहचान हुई। एक का नाम राज, बदला हुआ नाम है चूँकि ये अभी अंडर जुडिशियल प्रोसेस है।
इसलिए एक का नाम, लड़के का नाम राज पता लगा, वो उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर है और उस शादीशुदा है। वहाँ उनके जैसे ही नाम पता लगा, दोनों के परिजनों को बुलाया गया, दोनों के परिजन आ भी गए। परिजनों ने बताया कि 2017 में राज की शादी हो गई थी, उसकी 2 बेटियां भी हैं और युवती की पहचान कविता के रूप में हुई। वो शादीशुदा थी पर इस बीच में वो पति से अलग रह रही थी और सिलाई का काम करती थी। गांव में और पास के कस्बे में सिलाई का काम करती थी। मृतकों के परिजनों से पुलिस ने तमाम पूछताछ करनी शुरू की। खैर, पूछताछ से ये बात पता लग गई कि करीब 1 साल से राज और कविता ये एक दूसरे के संबंध में थे। इन दोनों का अफेयर चल रहा था और राज की पत्नी को भी इस अफेयर के बारे में पता था। इस बात को लेकर राज और उसकी पत्नी के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ था। राज और कविता एक साथ रहना चाहते थे और इसीलिए दोनों अपने अपने परिवारों का विरोध झेल रहे थे। मृतकों के पास मिले मोबाइल से नंबर पता लगा, नंबर से सीडीआर का पता लगा और सीडीआर से ये पता लगा कि दोनों काफ़ी लंबे समय से बहुत ही क्लोज संपर्क में थे। दिन और रात की कॉल्स, सैकड़ों सैकड़ों कॉल्स दोनों की मिली पुलिस को, तो साफ पता लग गया कि ये दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। और जो परिजनों ने बताया था कि उन्हें इनके अफेयर की जानकारी है, तो सीडीआर भी उसकी पुष्टि कर रहा था। थोड़े बहुत जो वहाँ से सामान भी मिले, पुलिस उससे सुराग बहुत अच्छी तरह नहीं लगा पा रही थी। परिजनों ने ये भी बताया कि 15 नवंबर को, ये बात 18 नवंबर की सुबह की है जब ये लाश के मिलने की सूचना हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दोनों की हत्या का समय 17 नवंबर लगा और परिजनों ने बताया कि 15 नवंबर को बिना बताए दोनों अपने अपने घर से निकले थे और निकलने के बाद दोनों का अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। दोनों अलग अलग जाति के भी थे। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि शायद ये ऑनर किलिंग का मामला हो और ऑनर किलिंग में ज़्यादा जो भार है या ज़्यादा जिसके ऊपर शक होता है वो लड़की वालों के या महिला के घर वालों पर शक होता है। पुलिस उसी थ्योरी पर काम कर रही थी और उसी हिसाब से ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही थी जो महिला के परिजनों के संपर्क में थे। सुराग जुटाने के लिए पुलिस ने उदयपुर से घटना स्थल तक के रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया और इसके साथ जो राज और कविता से जुड़े हुए लोग थे, जैसे राज सरकारी स्कूल में टीचर था, उसके साथ के टीचर से, वहाँ के प्रिंसिपल से, जो छात्र थोड़ा बड़े थे उनसे, और इसी तरह कविता से, दोनों के जानने वालों से लंबी लंबी पूछताछ की गई। धीरे धीरे हत्या का सुराग मिलने लगा और फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लीड पाकर पुलिस हत्यारे तक पहुंची। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल उदयपुर से घटनास्थल की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन तीनों में 2 तो वही थे, राज और कविता, और तीसरे का पता नहीं लग रहा था। लेकिन उसके मोटरसाइकिल पर एक नाग का चिन्ह बना हुआ था, आगे की नंबर प्लेट पर भी और पीछे की भी नंबर प्लेट पर। ये बहुत स्पेसिफिक था और पता लगाते लगाते पुलिस इस तरह की नेम प्लेट वाली मोटरसाइकिल के मालिक के पास तक पहुंच गई। वो एक तांत्रिक था जिसका नाम भालेश जोशी था। वो 52 साल का था और उसी क्षेत्र में तंत्र मंत्र टोना टोटका के लिए उसकी पहचान थी। गांव में ही उसने एक छोटा सा छप्पर सा बना रखा था जिसको वो आश्रम कहता था और उसी गांव के नहीं, अगल बगल के गांव के लोग भी भालेश तांत्रिक का आश्रम के नाम से उस जगह को जानते थे। भालेश का उन दोनों को मोटरसाइकिल से लेकर घटना स्थल तक जाना
जब पुलिस को ये पता लग गया और इस पूरे विवेचना में भालेश की एंट्री हुई तो विवेचना की दिशा बदल गई। पुलिस अब तक 80% ये ऑनर किलिंग का मामला मानकर चल रही थी, लेकिन भालेश के बीच में आने से उसकी ये थ्योरी बदल गई। पुलिस ने भालेश से पूछताछ शुरू की। भालेश ने बताया कि गांव में ही उसका आश्रम है। उस आश्रम में राज अपने परिवार के साथ अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं, उसे एक पुत्र की आवश्यकता थी। घर में थोड़ा कलह था परिवार के बीच में, पति पत्नी में नहीं लेकिन परिवार में कुछ कलह था, और छोटी मोटी समस्याएं किसके यहाँ नहीं रहती हैं। कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई समस्या ना हो। किसी को पैसे की समस्या है, किसी को शरीर में कोई दिक्कत है उसकी समस्या है, किसी को अपने बच्चों से समस्या है, किसी को बेटी की शादी न होने की समस्या है। समस्याओं से कोई रिक्त नहीं है। समस्याओं से सब किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास कम हैं। सो ये परिवार राज और उसकी पत्नी भालेश के आश्रम में जाकर उनसे अपनी समस्याओं के निराकरण के सिलसिले में मिलता रहता था। कविता भी भालेश के आश्रम में आती थी। कविता का क्लेश अपने पति से चल रहा था। वो पति को छोड़ चुकी थी, तलाक का मुकदमा चल रहा था। भरण पोषण के लिए वो सिलाई का काम कर रही थी, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी में तमाम जो दिक्कतें होती हैं उनको दूर करने के लिए वो तांत्रिक भालेश के आश्रम में आया जाया करती थी, और आश्रम में ही कविता और राज की मुलाकात हुई। ऐसा भालेश तांत्रिक ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया। उसने बताया कि धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों ने एक दूसरे को ये बात बता रखी थी कि हम शादीशुदा हैं। बावजूद इसके वो दोनों बहुत करीब आ गए। पुलिस ने कविता के जो कॉल रिकॉर्ड थी, सीडीआर थी, उससे भी ये बात पता की कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो उसमें कविता के की बात राज के सिवा भाले से भी बहुत लंबी लंबी बात हुआ करती थी। अगर राज से उसकी दिन भर में 1 घंटे बात हुई हो तो 45 मिनट भालेश तांत्रिक से भी उसकी रोज बात हुआ करती थी। भालेश ने पुलिस को बताया कि राज के सीन में आने से पहले उसके और कविता के, यानी भालेश तांत्रिक और कविता के संबंध थे। वो दोनों रिलेशन में थे। कविता उसके पास पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए आती थी और भालेश तांत्रिक, आप समझ सकते हैं क्या समाधान करते रहे होंगे। इस दौरान दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और फिर दोनों ही, यानी राज और कविता ही उसके आश्रम में आते थे। कविता से उसके संबंध हो गए, संबंध बनाने लगा वो, और इस बीच की में उसकी आंखों के सामने ही राज की कविता से नज़दीकियाँ होने लगीं। राज से मिलने के बाद कविता उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने तांत्रिक भालेश से मिलना भी और फ़ोन पर बात करना भी बहुत कम कर दिया, और भालेश को ये बात बहुत बुरी लगी। उसे लगने लगा कि दाल में कुछ काला है। फिर जब दोनों कभी आश्रम में आते थे और लंबा लंबा समय कभी बाहर जाकर बात करते थे, कभी भीतर बैठे बैठे बात करते थे, तो भालेश की नज़र कविता और राज पर ही लगी रहती थी। अपनी आँखों के सामने उसने कविता को अपने से दूर और राज के नज़दीक होते हुए देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके मन में दोनों के लिए भारी गुस्सा भरने लगा। भारी गुस्से से वो एकदम तिलमिलाने लगा। इधर कविता के मिलने के बाद राज की शादीशुदा ज़िंदगी में भी भूचाल आ गया। राज की शादी 5-6 साल पहले 2017 में हुई थी और उसकी 2 बेटियां भी थीं। कविता के राज की ज़िंदगी में आने के बाद उसकी और उसकी पत्नी के बीच में रोज़ झगड़े होने लगे। राज की पत्नी को ये लगा कि शायद
भालेश तांत्रिक इस झगड़े में हमारी मदद कर सकें। तो वो भालेश तांत्रिक के आश्रम में पहले भी अपने पति के साथ जाती थी, लेकिन इस बार वो अकेले गई। वो उसने भालेश से ये कहा कि इस बीच में हम दोनों के बीच के झगड़े बहुत बढ़ गए हैं और बहुत परेशान करने लगे हैं। बच्चियों का भी ध्यान नहीं देते, समय से घर नहीं आते, आते ही चिल्लाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करते हैं। तो इस झगड़े का समाधान भालेश तांत्रिक से वो कराना चाहती थी और भालेश को ये मौका मिला। भालेश चूंकि अपनी आंखों के सामने देख चुका था कि कैसे राज और कविता एक होते गए थे और बाद में कविता भालेश से भी दूर होती गई। फिर उसने वही अपने तंत्र मंत्र का ड्रामा किया, नाटक किया, सिर दोनों तरफ फेरा, बाल जो है झटके से पीछे किए, बुदबुदाया, लंबी आवाज़ में कुछ, ऊंची आवाज़ में कुछ कहा, हाथ में पानी लेके ज़मीन पर पटका, जो धूनी रमी हुई थी, जो धूनी लगी हुई थी, जो हवन कुंड बना हुआ था, उसमें से राख निकाल के उसे जोर से फेंका उसके ऊपर। और फिर उसने कहा कि हमारी तंत्र विद्या ने बता दिया कि तुम लोगों के बीच झगड़ा क्यों हो रहा है। उसने ये बताया कि राज और कविता के बीच बहुत तगड़ा अफेयर चल रहा है और अगर ये अफेयर चलता रहा तो राज कविता से शादी कर लेगा और तुम्हें घर से बाहर कर देगा। फिर उसके तुरंत बाद जब उसकी पत्नी घर पहुंची और राज जब घर आया तो पत्नी ने कविता के बारे में पूछताछ शुरू की और फिर वो जो कलह होती है कि आज के बाद तुम नहीं जाओगे, वहाँ जाना होगा तो हम ही जाएंगे, मैं देखता हूँ उस चुड़ैल को, मैं देखती हूँ उस चुड़ैल को, मैं देखती हूँ उस चांडालिन को, वो कैसे तुम्हारे पास आती है, कैसे तुम्हारा उससे संपर्क होता है। फिर कविता को भी भालेश ने ये बता दिया कि राज और उसकी पत्नी से बहुत संबंध खराब हो गए हैं। राज बहुत ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कविता अब भी उसके पास चली आए, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई और उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि देखिए मैं राज से शादी करूंगी। और ये आपने बड़ी अच्छी सूचना दी है कि उसकी पत्नी उससे बहुत विवाद करती है, जितना ज़्यादा विवाद होगा उतना ही उसके नज़दीक आने का या जाने का मुझे मौका मिलेगा। वो तांत्रिक, अब जब राज को और कविता को दोनों को ये बात पता लग गई कि भालेश ने ही राज की पत्नी को और भालेश ने ही कविता को ये बात बताई है, तो दोनों ने मिलके भालेश तांत्रिक को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आगे से तुमने मेरी पत्नी को ये बात बताई कि कविता से हमारे संबंध हैं, तो तुम्हारे और कविता के जो संबंध थे, कविता स्वयं भी कहती थी कि तुम्हारी बहुत ढेर सारी चीज़ें मेरे पास हैं और अगर मैं सार्वजनिक होकर इन बातों को बता दूंगी कि तुम्हारे मेरे क्या संबंध थे, तो तुम्हारा आश्रम बंद होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ये बात सुन के भालेश बिल्कुल, जिसको कहते हैं, सन्न रह गया। वो कोशिश करने लगा कि अगर जल्दी इसका निपटारा नहीं हुआ तो ये किसी भी समय इस आश्रम की बदनामी का पिटारा खोल देंगे। उसने बहुत समझाया कविता को कि राज की उम्र कम है, फलाना है, ठिकाना है। कविता ने टस से मस नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, हम दोनों एक रहेंगे, हम कभी राज से अलग नहीं होना चाहते। तब फिर भालेश को लगा कि जब ये नहीं मान रही है तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, हम ऐसी तंत्र साधना कर देंगे कि तुम दोनों के बीच में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी, तुम दोनों के बीच में कोई आएगा नहीं, तुम दोनों के संबंधों के पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा, मैं ऐसी तंत्र साधना कर दूंगा। राज और कविता दोनों इतना ज़्यादा यकीन करते थे भालेश पर कि उन्होंने ये बात मान ली कि भालेश तांत्रिक अगर अपनी तंत्र क्रिया का प्रयोग कर देगा तो मेरी पत्नी भी बीच से हट जाएगी। कविता का सोचना था कि मैं राज के साथ राज के घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन भालेश के दिमाग में दूसरी चीज़ चल रही थी।
भालेश ने कहा, ये किसी भी समय हमारे आश्रम की और हमारी बदनामी करा सकती है कविता। और पूरी बात चूंकि वो राज को बता चुकी है, तो राज और कविता मिलके किसी भी समय हमें इतना बदनाम कर देंगे कि गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, आश्रम हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसके दिमाग में दूसरी चीज़ें चलने लगीं कि कैसे इन दोनों से पीछा छुड़ाया जाए, कि ताकि भविष्य में भी कभी आश्रम की प्रतिष्ठा को कोई दाग धब्बा न लगे। ऐसे में जब कविता ने भी उससे रिक्वेस्ट की भालेश तांत्रिक से कि कोई समाधान निकालिए, तो भालेश को लगा ये बहुत ही सुनहरा मौका है। दोनों को बताया कि मैं सारी अड़चनें दूर कर दूंगा। और कविता और राज के दिमाग में कभी नहीं आया कि भालेश के दिमाग में क्या चल रहा है, भालेश कितनी खतरनाक साजिश कर रहा है। भालेश को जो डर सता रहा था कि अगर कभी कविता या राज ने मुंह खोल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। 3 महीने उसने अलग अलग दुकानों से फेवी की क्विक की जो 5 ml और 10 ml की छोटी छोटी फॉइल्स आती हैं, उनको इकट्ठा करके करीब 150 ml शीशी में उसने इकट्ठा किया फेवी क्विक का। 150 ml ऑफ फेवी क्विक 3 महीने में। किसी दिन 2 फॉइल ले आया, कभी 3 लाया, कभी किसी से भक्त से मंगवा लिया कि 2 फेवी क्विक ले आना, 2 कौड़ियों को जोड़ के उसे थाली में नचाना है। बहरहाल उसने करीब 150 ml फेविक्विक एक बोतल में जमा कर लिया। फिर उन दोनों को एक जंगल में बुलाया कि तुम लोग आओ या मेरे साथ चलो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ये झगड़ा टंटा दूर कर दूंगा और तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। राज और कविता दोनों ही इस बात के लिए तैयार थे कि भालेश तांत्रिक ही ऐसा कुछ कर सकता है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसलिए दोनों इस बात के लिए राजी हो गए कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। 15 नवंबर को भालेश तांत्रिक ने राज और कविता को सुखाड़िया सर्किल पर बुलाया। उदयपुर की सुखाड़िया सर्किल है, वहाँ पर बुलाया और राज ने अपनी बाइक सुखाड़िया सर्किल पर ही खड़ी कर दी। तीनों तांत्रिक की बाइक पर सवार होकर उबेश्वर जी के जंगल की ओर चले गए। तांत्रिक ने दोनों को एक विशेष पूजा के बारे में बताया था। कहा था कि पूजा के बाद, जैसे ही पूजा खत्म होगी, उसके बाद तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। उबेश्वर के जंगल में भालेश ने कविता और राज को एक जगह बैठा दिया। वहाँ दोनों के जीवन की स्थितियों को वश करने का ढोंग रचने लगा। ये हमेशा जब भी कभी आपको किसी वेदी पर, किसी जलती हुई आग के सामने, किसी उस पर आसनी पर बैठकर, और जब ये ढोंग करें तो समझिए, जब ये मुंह हिलाएं, हाथ हिलाएं, हाथ पैर पटकें, जोर जोर से बोलें, किसी का आह्वान करें, आ जा आ जा, तो आप समझिए कि ढोंग इनका शुरू हो गया। ऐसे ही एक ढोंग उन दोनों को एक जगह बिठाकर भालेश ने शुरू किया। तांत्रिक ने जीवन भर का रिश्ता मजबूत करने के लिए राज और कविता को कहा कि अब तुम्हारी सभी स्थितियां और परिस्थितियां हमारे वश में हैं। अब तुम दोनों खुले में, यहीं नीले आसमान के नीचे खुले में शारीरिक संबंध बनाओ। तुम शारीरिक संबंध बनाओगे, फिर तुम्हारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। फिर उसने उनको ये बताया कि मैं तुम दोनों के बीच में ऐसा जल फेंकूंगा, ऐसा जल अभिसिंचित करूंगा कि तुम दोनों को फिर सारी जिंदगी कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद उसने जैसे ही दोनों ने संबंध बनाना शुरू किया और सामने खड़ा हुआ था भालेश, उसने वो 150 ml क्विक फिक्स उन दोनों के शरीरों के बीच, संबंध बनाते समय उन दोनों के शरीर के बीच 150 ml फेविक्विक फेंक दिया। आप जानते हैं फेविक्विक का आप इस्तेमाल करते होंगे, क्विक फिक्स या फेविक्विक का, कि जैसे ही वो स्किन के टच में आता है जलन सी होती है। थोड़ी ही देर में दोनों को जलन होने लगी। उन्होंने कहा भी कि महाराज या बाबा, ये तो जल रहा है। बोले बस, अब एकदम बिल्कुल ठीक बैठ गया है मंत्र। जल रहा है इसका मतलब कि जितने कष्ट हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने अड़ंगे हैं, जितने
बीच में व्यवधान है, सब अपने आप जल कर निकल रहे हैं। लेकिन उस थोड़ी देर के वेट करने में दोनों बुरी तरह से चिपक गए। दोनों ने फेविक्विक से आज़ाद होने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय वो दोनों अलग नहीं हो सके, और इसी बीच में चाकुओं और पत्थर से हमला करके दोनों को उसने 15 मिनट तक इतने वार किए कि उन दोनों में जान बची ही नहीं। दोनों के प्रति तांत्रिक का गुस्सा इतना था कि उसने राज का प्राइवेट पार्ट भी चाकू से काट लिया और कविता के प्राइवेट पार्ट को पत्थरों से कुचल दिया। कविता और राज की हत्या के बाद भालेश बूंदी चला गया। 16 और 17 नवंबर को बूंदी में रुकने के बाद उसे पता लगा कि पुलिस कविता के परिजनों से पूछताछ कर रही है। उसे लगा कि पुलिस उसके आश्रम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद वो अपने आश्रम लौट आया। खैर, वारदात की सुरागरशी में जब पुलिस को ये पता लगा कि वो सांप, नंबर प्लेट पर सांप बने हुआ जो मोटरसाइकिल है वो भालेश की है। बहरहाल भालेश वहाँ से अरेस्ट हो गया। उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के सहारे, नंबर तो बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो सांप की तस्वीर के सहारे पुलिस तांत्रिक तक पहुँच गई। और फिर ये सारी बातें तांत्रिक ने बताई कि क्या क्या उसने किया था, और ये भी बताया कि क्विक फिक्स फेंकते समय एक बूंद उसके आँखों में चली गई थी और उसके आँखों की रोशनी भी चली गई है। आज भी उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। पत्थर से हमला करते हुए उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। फिर उससे पूछा गया कि आखिर किस तरह से तुम इस तरह महिलाओं की बड़ी भीड़ उस तांत्रिक के आश्रम में बनी रहती थी। तो उसने बताया कि महिलाओं को हमेशा हर चीज़ से कष्ट रहता है। किसी को सास से है, किसी को बहू से है, किसी को ननद से है, किसी को देवर से है, किसी को पति से है, किसी को बच्चों से है, और वो उसको महिलाओं को सारे दुखों का अंत और खुश या सुखी जीवन जीने का ढोंग करने का वादा करता था कि मैं तंत्र मंत्र के सहारे सारे कष्ट काट दूंगा। इसीलिए महिलाओं की भीड़ उसके यहाँ लगी रहती थी और वो तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को अपने झांसे में लिया करता था। ज़्यादातर प्रेमी जोड़े और दुखी महिलाओं को ही वो अपना शिकार बनाया करता था। दुखी महिलाओं को घर में शांति और पैसे की बढ़ोतरी करने का झांसा देकर वो ताबीज भी दिया करता था। आज की घटना। आज फिर एक ढोंगी तांत्रिक ने 2 लोगों की जान ले ली। इन तांत्रिकों, मौलवियों, गंडा ताबीज वालों का माया जाल इतना वृहद होता है कि जो इनके जाल में फंस जाए उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तंत्र मंत्र की ऐसी जो घटनाएं मेरे सामने आई हैं उनकी बाकायदे एक प्लेलिस्ट बनाई है और बहुत ढेर सारे एपिसोड्स जिनमें तंत्र मंत्र और तांत्रिकों के इस माया जाल का जिक्र है, उनको उस प्लेलिस्ट में डाला है, आप भी देख सकते हैं। एक भ्रम ये लोग ऐसा, अच्छा दूसरा ये है कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां छोटा मोटा ही सही ये झाड़ फूंक करने वाले ओझा सोखा न हों। बहुत छोटे लेवल के होंगे, बुखार आने पे झाड़ फूंक करेंगे। पीलिया की झाड़ फूंक बहुत करते हैं, और लोग भी हैं कि कहते हैं पीलिया का कोई इलाज नहीं है, वो झाड़ फूंक से ही ठीक होता है, और वो तुलसी की माला एक गले में डलवा देते हैं जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं। तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इस तरह छोटा मोटा झाड़ फूंक करने वाले या ओझाई करने वाले, सोखाई करने वाले ओझा सोखा न होते हों। और वो ही एक भ्रम फैलाते हैं चारों तरफ कि अगर किसी को भूत प्रेत है तो उस मर्ज की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं हो सकती। ऐसा मर्ज जो भूत प्रेत के कारण होगा वो कभी दवा से ठीक हो ही नहीं सकता। और ऐसा भ्रम फैलाकर वो भोले भाले गरीब लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने प्रभाव में कर लेते हैं, और गांव के ओझा सोखा को गांव की एक एक चीज़ की जानकारी होती है। जो ये छोटे मोटे ओझा होते हैं जो बुखार उतारने के लिए कुछ अपना मंत्र फूंक के और पानी फेंकते हैं और इस तरह का काम करते हैं, ये गांव के होते हैं, और गांव के
छोटी मोटी चीज़ों की उनको जानकारी होती है। एक छोटी सी झोपड़ी के भीतर वो बैठते हैं, सवेरे 7 बजे से अपना काम शुरू करते हैं। कभी कभी उसको आश्रम का नाम देते हैं, कभी कभी घर के जो उसका दालान है वहीं पर ये काम अपना शुरू कर देते हैं। और वही जो ड्रामा करते हैं तांत्रिक लोग, जोर जोर से सिर को हिलाना, बाल को आगे करना, पीछे करना, जोर जोर से बोलना, हाथ से राख लेके उसको फैला देना, जल से जोर से ज़मीन पर मार देना, कुछ बुदबुदाना, कुछ साफ सुनाई नहीं देता, और बस सामने वाले को डर लग जाए ऐसा कुछ बताना कि बस आ जा और मेरे बस में आ गई और तुमको निकाल लिया मैंने। इस तरह की बातें वो करते हैं। और बातचीत करते करते सामने वाले से, जो गांव वाले हैं, छोटे वाले, छोटे स्तर के हैं, जो क्लास 5th और 6th के एम्प्लॉयज़ हैं तांत्रिक सेटअप के, तो वो कहते हैं कि फला पीपल के नीचे से कभी निकली होगी तुम। तो भाई पीपल का उसको पता है, तांत्रिक को उसके नीचे रास्ता है ये भी पता है, ये भी जानता है कि 50% लोग वहीं से आते जाते हैं। तो वो महिला या पुरुष कहता है कि हाँ महाराज, मैं उस पीपल के नीचे, बस बोले वहीं से तो लग गया भूत तुम्हारे पीछे। इसी तरह उनको समाधि की जानकारी है, मज़ार की जानकारी है, शमशान कहाँ है उसकी जानकारी है, और फिर दूसरे से मिली हुई जानकारी के बारे को वो उन पे लागू कर देते हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ आदमी के मरने पे तुम शमशान तक गए थे और फ़लाँ तरफ मुंह करके तुमने लघु शंका कर दी थी, बस वहीं से तुमको पकड़ लिया। तो आदमी सोचता है इनको कैसे पता कि मैं वहाँ गया था, जबकि गांव है, गांव के लोग आते जाते रहते हैं और इस तरह की जानकारी तांत्रिक के पास या उस छोटे से ओझा के पास जरूर बनी रहती है। और ऐसे छोटे स्तर वाले जो ओझा सोखा होते हैं, अगर गांव में उनसे कोई अदावट है या उनसे किसी की प्रोफेशनल राइवलरी है, तो उसको वो तांत्रिक बता देंगे, और कोई महिला है तो उसको डाइन बता देंगे, और ये बता देंगे कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे ऊपर ये सब कष्ट बने हुए हैं, झगड़ा करा देते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी महिला को डाइन बताकर पूरे गांव वाले उसे नग्न करके घुमाते हैं कि यही उसका दंड है। जो ओझा सोखा या तांत्रिक थोड़ा प्रसिद्ध होने लगते हैं, वहाँ उनके यहाँ थोड़े बड़े स्तर के लोग इकट्ठा होते हैं। ओझा सोखा या तांत्रिक, तंत्र विद्या वाला आदमी जितना बड़ा होता जाएगा, यानी उसकी प्रसिद्धि जितनी बड़ी होती जाएगी, उतने ही बड़े आदमी उसके यहाँ आने जाने लगेंगे। आज की घटना में भालेश तांत्रिक के पास दोनों आते थे, कविता भी आती थी और राज भी आते थे, और राज की पत्नी भी आती थी। और जब कविता ने भालेश तांत्रिक से मिलना जुलना बंद कर दिया और वो राज की तरफ आकर्षित होने लगी, तो भालेश ने राज की पत्नी को ये बात बता दी। ये नहीं बताया कि मेरे आंखों के सामने की बात है कि वो बात करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, आश्रम के बाहर चले जाते हैं, पेड़ के नीचे यह कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मेरी तंत्र विद्या से ये पता लगता है कि तुम्हारा पति राज कविता से उसके संबंध हो गए हैं, और संबंध इतने गहरे हो गए हैं कि बहुत जल्दी वो तुमको छोड़ के कविता से शादी करने वाला है। और जैसे ही ये बात पता लगी, राज के घर में कलह शुरू हो गया। लेकिन दोनों का, राज और कविता का, इतना विश्वास था भालेश तांत्रिक पर, और इस कदर विश्वास था कि जब इन दोनों की समस्याओं के समाधान के लिए उसने ये कहा कि खुले में आप संबंध बनाइए, तो दोनों ने खुले में उसकी आंखों के सामने संबंध बनाए, और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने दोनों के शरीर के बीच में पहले से इकट्ठा किया हुआ और अपने आश्रम से लाया हुआ क्विक फिक्स या फेविक्विक उन दोनों के बीच में फेंक दिया, और फिर उन दोनों को तड़पा तड़पा के मारा। अब जरा आप सोचिए कि भालेश की तंत्र विद्या में अगर इतनी ही शक्ति होती तो वो कैसे कविता को राज के पास जाने देता, कैसे वो कविता को, जब हर एक की दुख दर्द को दूर कर रहा था तो उसका अपना दर्द था क्योंकि उसके अपने संबंध कविता से, तो कविता कैसे उससे दूर हो गई। तो ये सब ढोंग था। ये सभी इस तरह का ढोंग करते हैं। जितना बड़ा नाम होगा तांत्रिक का, उतने बड़े लोगों की भीड़ होगी उसके यहाँ। इसलिए मत पड़िए इन ढोंगियों के चक्कर में, जिसमें आपका ईमान, जान और सम्मान, इन सभी से आपको हाथ धोना पड़ेगा अगर आप इनके
चक्कर में पड़ेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।